तो आज हमारे सामने 10वीं कक्षा के विज्ञान के कुछ नोट्स हैं और ये सीधे सीधे बिजली यानी विद्युत के मूल सिद्धांतों पर हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे सिर्फ एक स्कूल के विषय की तरह नहीं देखते हैं। चलिए एक मिशन बनाते हैं। अच्छा। हमारा मिशन है इन नोट्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल शून्य से ये समझना कि एक साधारण टॉर्च आखिर जलती कैसे है, एक सेल से लेकर उस छोटे से बल्ब तक का पूरा सफर। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। हाँ, तो चलिए इस सफर के हर पड़ाव की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक साधारण टॉर्च में ही ना बिजली के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं। अच्छा। उसमें एक ऊर्जा का स्रोत है, एक रास्ता है, एक रुकावट भी है, और फिर उस रुकावट का एक नतीजा है, यानी रोशनी। तो ये नोट्स हमारी गाइड बुक होंगे इस छोटे लेकिन शानदार सफर को समझने के लिए। ठीक है, तो टॉर्च का दिल होता है उसका सेल या बैटरी, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि सेल एक विभवांतर पैदा करता है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की टंकी, एक टंकी जो छत पर रखी है और एक जो जमीन पर है, उनके बीच पानी के दबाव का एक अंतर होता है। हाँ, होता है। इसी दबाव के कारण अगर आप पाइप जोड़ दें तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। विभवांतर, या जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं, वो ठीक यही विद्युत दबाव है। अच्छा, तो ये एक तरह का धक्का है। बिल्कुल। बैटरी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा कर देती हैं, वो हो गया ऋणात्मक सिरा, और दूसरे सिरे पर उनकी कमी कर देती हैं, मतलब धनात्मक सिरा। यही जमावड़ा और कमी एक दबाव का अंतर पैदा करती है। अच्छा, तो बैटरी बस एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह है जो एक तरफ दबाव बना रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भागने को तैयार हो जाएं। आपने बिल्कुल सही समझा। और इस दबाव को मापने की जो इकाई है वो है वोल्ट। नोट्स में जो सूत्र है ना, V = W/Q, वो यही बताता है कि एक चार्ज यानी Q के कण को एक सिरे से दूसरे सिरे तक धकेलने में कितना काम यानी W करना पड़ता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा धक्का। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे पास धक्का यानी वोल्टेज तैयार है। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहती है। नोट्स कहते हैं कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही है जो बह रहे हैं। हाँ, धातु के तारों में ये घूमने फिरने के लिए आजाद इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो इस वोल्टेज के धक्के से एक खास दिशा में बहने लगते हैं। अच्छा। और जब ये करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक दिशा में मार्च करते हैं तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और इसे एम्पेयर में मापते हैं। हाँ, इसे हम एम्पेयर में मापते हैं। इसमें एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। नोट्स कहते हैं कि विद्युत धारा की जो पारंपरिक दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के ठीक उल्टी मानी जाती है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, पर हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता हुआ दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ये तो कंफ्यूजिंग है। ये असल में विज्ञान के इतिहास का एक मजेदार किस्सा है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे शुरुआती वैज्ञानिकों ने बिजली पर काम करना शुरू किया, तब उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ पता नहीं था। सही बात है। उन्होंने बस ये माना कि कोई चीज बह रही है, और उन्होंने मान लिया कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। बस उसी को उन्होंने करंट की दिशा कह दिया। अच्छा। कई दशकों बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब पता चला कि अरे, असली खिलाड़ी तो उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं किया फिर? तब तक आप सोचिए, भी इंजीनियरिंग की भाषा, सारे फॉर्मूले, किताबें, सब कुछ इसी पॉजिटिव फ्लो की परंपरा पर बन चुका था। हाँ, ये तो है। उसे बदलना बहुत ही मुश्किल था। तो आज भी जब एक इंजीनियर सर्किट डिजाइन करता है तो वो कागज पर इसी पारंपरिक धारा को दिखाता है, भले ही उसे पता हो कि तार के अंदर असल में क्या हो रहा है। वाह, ये तो सच में एक मजेदार तथ्य है ना? ये दिखाता है कि विज्ञान में भी परंपराएं कितनी मजबूत होती हैं। हाँ, तो इस धारा को मापने के लिए नोट्स में अमीटर का जिक्र है, जिसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में लगाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको किसी पाइप में पानी के बहाव को मापना है तो आपको मीटर को पाइप के रास्ते में ही लगाना पड़ेगा ना। सही बात है। वैसे ही एमीटर को करंट के रास्ते में ही लगाना पड़ता है ताकि सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से होकर गुजरें और वो उनकी गिनती कर सके। ठीक है, तो हमारी टॉर्च में बैटरी ने धक्का दिया, मतलब वोल्टेज, जिससे तार में इलेक्ट्रॉन बहे, मतलब करंट।
लेकिन ये तार जाकर जुड़ता है एक छोटे से बल्ब से, और बल्ब के अंदर होता है एक बहुत पतला सा तार जिसे फिलामेंट कहते हैं। यहाँ क्या होता है? नोट्स में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जिक्र है। अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, कोई भी रास्ता एकदम चिकना नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन तार में दौड़ते हैं तो वे तार के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। अच्छा। ये टक्कर उनके बहाव में रुकावट डालती है। इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। और बल्ब का फिलामेंट? वो तो जानबूझकर बहुत ज्यादा रुकावट डालने के लिए ही बनाया जाता है। तो हमारे पास वोल्टेज यानी धक्का है, करंट यानी प्रवाह, और प्रतिरोध यानी रुकावट। ये तीनों अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? मतलब क्या हम पता लगा सकते हैं कि कितना धक्का लगाने पर कितनी रुकावट के खिलाफ कितना प्रवाह मिलेगा? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और इसका जवाब है भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक, ओम का नियम। V = IR। V = IR। वोल्टेज बराबर होता है करंट गुणा प्रतिरोध के। ये तीनों की एक मजबूत तिकड़ी है। अगर आपको कोई भी दो चीजें पता हैं तो आप तीसरी का पता लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी बनावट पर निर्भर करता होगा, लंबाई, मोटाई, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। नोट्स में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है तार की लंबाई। जितना लंबा तार उतनी ज्यादा टक्करें, उतना ज्यादा प्रतिरोध। अच्छा। दूसरा है तार की मोटाई। जितना मोटा तार, इलेक्ट्रॉनों के लिए उतनी चौड़ी सड़क, उतना कम प्रतिरोध। अच्छा, तभी बिजली के खंभों पर जो मोटी मोटी एल्यूमिनियम की तारें होती हैं वो इसीलिए मोटी होती हैं ताकि प्रतिरोध कम से कम हो। हाँ, ताकि बिजली बिना ज्यादा नुकसान के दूर तक जा सके। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वाह। और ये सिर्फ खंभों की बात नहीं है। अब देखिए, आपके लैपटॉप के चार्जर का तार पतला होता है, लेकिन एयर कंडीशनर का तार मोटा होता है। हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि एसी को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, और पतले तार में उतना करंट भेजने पर वो प्रतिरोध के कारण इतना गर्म हो जाएगा कि आग भी लग सकती है। अरे बाप रे। तो तार की मोटाई सीधे सीधे सुरक्षा और एफिशिएंसी से जुड़ी है। और यहीं पर प्रतिरोधकता की बात आती है, जो पदार्थ का अपना गुण है। जैसे तांबा बिजली को आसानी से जाने देता है और लकड़ी बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की कह सकते हैं पर्सनैलिटी की तरह है। उसकी अंदरूनी काबिलियत कि वो करंट को कितना रोकेगा। लेकिन यहाँ मिश्रातों यानी एलॉयज के बारे में एक शानदार बात है। जब आप दो अच्छी चालक धातुओं जैसे निकल और क्रोमियम को मिलाते हैं तो आपको नाइक्रोम मिलता है। नाइक्रोम? हाँ, और नाइक्रोम वो बिजली का एक बुरा चालक है। ये तो बड़ा अजीब है। दो अच्छी चीजों को मिलाकर एक बुरी चीज बन गई। दस्ती गुजरता है तो वो चीज बहुत गर्म हो जाती है। इसी वजह से हम नाइक्रोम का इस्तेमाल टोस्टर और हीटर में करते हैं। अच्छा, तो हम उसकी ज्यादा प्रतिरोधकता का फायदा उठाकर गर्मी पैदा करते हैं। एकदम सही। और हमारी टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट वो टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन की 2 खासियतें हैं। एक, उसकी प्रतिरोधकता काफी ज्यादा है तो वो गर्म होता है, और दूसरा, उसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। अरे वाह। वो इतना गर्म हो जाता है कि पिघलने से पहले सफेद रोशनी देने लगता है। अगर हम लोहे का फिलामेंट बनाते ना तो वो चमकने से पहले ही पिघल जाता। वाह। तो एक बल्ब के पीछे इतनी सारी सोच। अब टॉर्च से बाहर निकलकर हमारे घरों की वायरिंग पर आते हैं। नोट्स में 2 तरह के सर्किट बताए गए हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व-क्रम। हाँ, सीरीज और पैरेलल। श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक जुड़ना, जैसे एक ट्रेन की डिब्बे। और पार्श्वक्रम मतलब हर उपकरण को बिजली के स्रोत से अपना अपना अलग रास्ता मिलना। अरे, इससे तो मुझे याद आया। हाँ, बचपन में दिवाली की लड़ियां, एक सस्ती सी लड़ी थी जिसमें एक बल्ब खराब हो गया था और फिर पूरी लड़ी बंद। हाँ, और मेरे पिताजी और मैंने घंटों लगा दिए थे ये ढूंढने में कि कौन सा वाला फ्यूज हुआ है। उस दिन मुझे श्रेणी क्रम का मतलब असलियत में समझ आया था। वो श्रेणी क्रम का सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक गया तो सब बंद। लेकिन घरों में एक और बड़ी वजह है कि हम श्रेणी क्रम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या? सोचिए, अगर आपके घर में फ्रिज, टीवी और बल्ब सब श्रेणी क्रम में लगे होते तो जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वो तीनों में बट जाती। ओह हाँ। फ्रिज को शायद 100 वोल्ट मिलते, टीवी को 80 और बल्ब को 40। हाँ। कोई भी उपकरण ठीक से काम ही नहीं कर पाता। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बस ये समझता था कि ये फ्यूज होने से बचाने के लिए है, लेकिन ये तो उपकरणों को सही वोल्टेज देने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे घर की पूरी वायरिंग एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। एकदम।
पार्श्वक्रम या पैरेलल कनेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि हर उपकरण को पूरा 220 वोल्ट मिले और वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके, और एक के खराब होने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आते हैं उस चीज पर जो महीने के अंत में हमें परेशान करती है, बिजली का बिल। हाँ, बिजली का बिल। नोट्स में विद्युत शक्ति और ऊर्जा का जिक्र है। देखिए, ये दोनों जुड़े हुए हैं पर अलग है। शक्ति या पावर, जिसे हम वॉट में मापते हैं, ये बताती है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा की खपत कर रहा है। अच्छा। एक 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के एलईडी बल्ब से 10 गुना तेजी से ऊर्जा खींच रहा है। और ऊर्जा वो कुल खपत है जिसके हम पैसे देते हैं। एकदम सही। ऊर्जा होती है शक्ति गुणा समय, पावर इनटू टाइम। अगर आप 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चलाते हैं तो आपने 1000 वॉट घंटे ऊर्जा इस्तेमाल की। 1000 वॉट घंटे। इसी को हम 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर कहते हैं, और हमारी आम भाषा में इसे ही 1 यूनिट बिजली कहा जाता है। अच्छा, तो जब बिजली का बिल आता है तो वो बस ये हिसाब होता है कि हमने कितने यूनिट यानी कितने किलोवाट घंटे ऊर्जा खर्च किए। बिल्कुल। और नोट्स में जैसा लिखा है, 1 यूनिट का मान 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। बाप रे। हाँ, और वो सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं ऊष्मा या प्रकाश या किसी और काम में बदल जाती है। जैसे हीटर में, ये जूल के तापन नियम का सीधा उदाहरण है, जहाँ लगभग सारी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो संक्षेप में देखें तो हमने एक साधारण टॉर्च की बैटरी में छिपे विद्युत दबाव से शुरू किया, वोल्टेज से। फिर इलेक्ट्रॉनों के अनुशासित प्रवाह यानी करंट को समझा, फिलामेंट की रुकावट को देखा और ये भी जाना कि कैसे वही रुकावट रोशनी पैदा करती है, और फिर इसी सिद्धांत को हमने अपने घरों की जटिल वायरिंग तक फैलाया। और इन सब के केंद्र में है ओम का नियम V = IR, जो इन तीनों दबाव, प्रवाह और रुकावट के रिश्ते को बांधता है। ये समझना कि कैसे अलग अलग पदार्थ और सर्किट के डिजाइन जैसे श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम इन्हीं मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं और हमारे जीवन को आसान और रोशन बनाते हैं। हाँ, यही पूरी विद्युत की कहानी का सार है। इन नोट्स में आखिर में एक छोटे से सुरक्षा उपकरण फ्यूज का जिक्र है, जो ज्यादा करंट आने पर खुद पिघलकर हमारे कीमती उपकरणों को बचा लेता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हमारे उपकरण इतने स्मार्ट और जटिल हो गए, तब भी क्या उनकी सुरक्षा का मूल सिद्धांत वही है जो 100 साल पुराने एक साधारण फ्यूज का था? मतलब कि जब खतरा बढ़े तो बस कनेक्शन काट दो। हाँ, क्या आज के सबसे उन्नत सर्किट प्रोटेक्शन जैसे MCB के मूल में भी वही सरल आत्मविनाश का सिद्धांत ही काम कर रहा है, बस एक ज्यादा परिष्कृत और रीयूजेबल